चलिए, इतिहास और संविधान के विकास में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया। हमने पढ़ाया कि किस तरह से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का एक इन्फ्लुएंस था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे, जो इंडिपेंडेंट इंडिया था। किस तरह से पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जैसे कि नेहरू, उनका एक आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस था। फिर आगे बढ़े, हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू की है आइडियोलॉजी फर्दर परस्यू हुई लंबे समय तक, अगर प्रैक्टिकली नहीं तो रिटोरिकली एटलीस्ट वो पॉसिबल हुआ। चाहे फिर वो लाल बहादुर शास्त्री का दौर था, चाहे फिर पहला रिजिम इंदिरा गांधी का था। लेकिन ड्रेस्टिकली इंदिरा गांधी के सेकेंड रिजिम में चीज़ें बदली, समय आगे बढ़ा। इंदिरा गांधी का थर्ड रिजिम स्टार्ट हुआ 1980 और फिर राजीव गांधी। समय फिर आगे बदला और 1991 से कोलिशन पॉलिटिक्स के उस नए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंडिया ने एक नया आयाम प्राप्त किया फॉरेन पॉलिसी के दौर में। हमने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हुए, हर टेक्निकलिटी समझाते हुए, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट की केस स्टडीज़ प्रेजेंट की, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे वो पर्टिकुलर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशंस हों, और चाहे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री जैसे कि चाइना की केस स्टडी हमने उसमें ली, जिसमें चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी थी, किसी एक कंट्री के द्वारा अपनी हेगेमनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो। हर एस्पेक्ट में हमने आपको समझाना चाहा कि एक फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से आप इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरह से देख सकते हैं, कैसे नेशन के खुद के सेल्फ इंटरेस्ट ऑलवेज प्राइम रहते हैं फॉरेन पॉलिसी में। ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई, जो हमारा फॉर्मेट रहता है टिल डेट अपडेट अप्रोच के माध्यम से। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि हम बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिया समझ रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद वाला, उसमें महत्वपूर्ण था कि उस समय में क्या चुनौतियाँ थी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती रिफ्यूजी क्राइसिस की थी, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसे भी हमने कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ जोड़ करके आपको समझाया कि क्यों पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ पढ़ना चाहिए। फिर हमने आपको इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के विषय में बहुत बेहतरी से पढ़ाया, और वो भी हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ जोड़ करके आपको समझाने की कोशिश करते रहे। फिर हमने आगे बढ़े और हमने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विषय पे लेक्चर दिया, जो कि ज़रूरी था, क्योंकि शुरुआती 5 चुनौतियों में ये भी महत्वपूर्ण था। फिर हमने इस सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विषय को छूते हुए आगे बढ़ने और फॉरेन पॉलिसी के विषय को पकड़ा, और फॉरेन पॉलिसी से आज अब अगला और 5 पिलर्स में से अंतिम, दैट इज़ द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, द सेकुलरिज्म। आज हम उस पे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने रिफ्यूजी क्राइसिस की बात हो पार्टीशन से, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, या फॉरेन पॉलिसी की बात हो, या फिर सेकुलरिज्म की बात हो, ये मुख्य चुनौतियाँ जो उस समय में थी आज़ाद भारत के सामने, जिससे हमारा संविधान प्रभावित था, जिससे हमारी आने वाली फ्यूचर पॉलिटिक्स प्रभावित थी, और जो हमारे आने वाले समय के सोसाइटी एंड इकोनॉमी और कल्चर की डेवलपमेंट को शेप करने वाली चीज़ें थी, उनको हमने आपको पढ़ाया। और इस सेकुलरिज्म के लेक्चर के बाद फिर 1915 से 2020 तक टिल डेट अपडेट की जो हिस्ट्री है, वो फिर अपने एक सीक्वेंस में चलेगी। हमने आपको उस समय की जो चुनौतियाँ थी, उनके कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, वो तो हम चुनौतियों से ही आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट तक आ गए, और हमने आपको बता दिया। उसी में बहुत बड़े पैमाने में कंटेम्प्रेरी इंडिया कवर हो गया। लेकिन फिर सिलसिलेवार तरीके से अब वहीं से 1950 से 2020 तक की हिस्ट्री आगे चलेगी सेपरेट लेक्चर्स के माध्यम से, आज के सेकुलरिज्म के लेक्चर के बाद। तो आज का जब हम सेकुलरिज्म का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, में बहुत सी चीज़ों के जवाब आपको आज भी मिलेंगे। इसमें रिसेंटली ही सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ, 5 अगस्त को राम जन्मभूमि, जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होगा, उसका भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसको लेकर के बहुत सी डिबेट्स कंट्री में छिड़ी, लेकिन किसी भी डिबेट को आप नहीं समझ सकते बेहतरी से जब तक आपको संवैधानिक प्रावधान नहीं पता है कि क्या हैं। उन संवैधानिक प्रावधानों के पीछे यदि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, तो आपको वह संवैधानिक प्रावधान भी बोगस लग सकते हैं।
डिस्क्रिमिनेटरी लग सकते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो हम उसको समझते हुए इस तरह के बहुत से डाइवर्स इश्यूज़ पे आज के लेक्चर में बातचीत कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल और वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ। सेकुलरिज्म की शुरुआत कैसे होती है, मॉडर्न स्टेट में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के साथ ये कैसे जुड़ता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ये कैसे शेप हुआ और शुरुआती 1947 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू के दौर में किस तरह से उन्होंने इसको एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर आगे बढ़ाया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे स्थापित करने के प्रयास किए और उसके बाद ये कैसे परिवर्तित होता रहा। हर एस्पेक्ट से हम सेकुलरिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं इसको समझाऊंगा। हम ऑलवेज सरप्राइज हो जाते हैं जब हम अपनी कंट्री को देखते हैं, भारत को। तो एक तरफ हमें नज़र आता है कि द टॉप मोस्ट पोजीशन और द सुप्रीम एंड द वेरी पायस पोजीशन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ पर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जजेस देखते हैं। चाहे जस्टिस JS खेहर की बात हो, जस्टिस JS खेहर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, HS कपाड़िया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, अल्तमश कबीर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो एक तरफ माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन तक पहुंचते हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है जिसमें पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट में रिलीजन का लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री रिलीजियस सेरेमनीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेने के बाद, तो फिर क्रिटिक्स इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि ये कैसा सेकुलरिज्म है, स्टेट और रिलीजन सेपरेट क्यों नहीं है, पॉलिटिक्स और रिलीजन सेपरेट क्यों नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें भारत में हैं। तो इसलिए आपको दोनों कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप एक्चुअल में इंडिया का कैरेक्टर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वही हम समझने की कोशिश करेंगे हर एस्पेक्ट से। सेकुलरिज्म, सबसे पहले हम सिंपलेस्ट मैनर में समझ लेते हैं कि ये क्या है, कैसा है। सेकुलरिज्म का सिंपल अगर मीनिंग देखें तो वो ये बनता है कि रिलीजन के द्वारा पॉलिटिक्स कंट्रोल नहीं होगी, स्टेट राज पर रिलीजन का कंट्रोल नहीं होगा, और पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये एक धारणा है सेकुलरिज्म को लेकर के। दूसरा कंसेप्ट ये है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, देश का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा, स्टेट का कैरेक्टर सेकुलर होगा, वो ना हिंदू स्टेट होगा ना मुस्लिम स्टेट होगा, उसका जो कैरेक्टर है वो सेकुलर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर होगा। ये भी एक धारणा है सेकुलरिज्म की। एक धारणा ये भी है कि स्टेट या तो कंप्लीटली नॉन रिलेशन में है रिलीजन के साथ, स्टेट किसी भी एक रिलीजन को प्रेफर नहीं करेगा, प्रिविलेज नहीं देगा, दूसरे रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, स्टेट इक्विडिस्टेंट रहेगा सभी रिलीजन से। तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पर, या तो स्टेट किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं है रिलीजन के साथ, या स्टेट इक्विडिस्टेंट रिलीजन पे है। जैसे यहाँ पर सपोज करिए कि इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट इजी वे में समझने के लिए समझ लीजिए, यहाँ पर सरकार है, गवर्नमेंट, तो वो सबसे इक्विडिस्टेंट होगी यहाँ पर, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों। तो इक्विडिस्टेंट पॉलिटिक्स सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाएगा कि स्टेट सबसे एक सी दूरी बनाए रखता है, स्टेट सबसे एक ही लेवल पर करीब है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स आर क्लोज और बाकी दूर हैं, या फिर हिंदूज आर क्लोज और बाकी दूर हैं। सभी को एक समान नज़र से देखता है, ऐसा मानना।
और दूसरा जो सेकुलरिज्म एक और कंसेप्ट है उसमें ये है कि इक्विडिस्टेंट रिलेशन जैसा कुछ नहीं है, स्टेट का रिलेशन ही नहीं है कोई रिलीजन के साथ, जैसा वेस्टर्न सेकुलरिज्म होता है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, कंप्लीट सेपरेशन। लेकिन इंडिया में ओवरलैपिंग है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की। वो ओवरलैपिंग क्या है वो समझ आएगा लेक्चर के कोर्स में। तो इस तरह की कई डेफिनेशंस हैं स्टेट की किसी पोजीशन पे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, सपोज कर लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मैंने कहा था, तो सिंपली आप जजेस कह लीजिए, या कोई भी सिविल सर्वेंट कह लीजिए, या किसी भी तरह की अदर पोस्ट पोजीशन अगर है तो उसमें अगर आपको अपॉइंट होना है तो फॉर दैट अपॉइंटमेंट ये नहीं कंसिडर किया जाएगा कि आप किस विशेष धर्म से हैं। इस बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट में कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। ये है एक सेकुलर स्टेट। और दूसरा, आपको पोजीशन नहीं देने के लिए आपके धर्म को आधार कभी नहीं बनाया जाएगा कि आपको ये पोजीशन नहीं दी जा सकती क्योंकि आप इस एक पर्टिकुलर रिलीजन से हैं। तो पोजीशन देने के लिए भी आपके रिलीजन को कोई प्रेफरेंस नहीं है, बाकियों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और पोजीशन नहीं मिली है इसका भी कारण आपका रिलीजन नहीं है कि हम इस रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे इसलिए हमें वो पोजीशन नहीं मिली। मेरिट और द रूल ऑफ प्रोसीजर वही अपना रोल प्ले करता है, चाहे वो सीनियरिटी है, चाहे वो एक्सपीरियंस है, मेरिट है, बीट एनीथिंग, वो प्रिवेल करता है। तो सेकुलर प्रोविजंस आर देयर, सेकुलर लॉज आर देयर, सेकुलर सिलेक्शन प्रोसीजर इज देयर। तो देन व्हाट इज सेकुलर? जो रैशनल है, जो रीजनिंग पे बेस्ड है, जो साइंटिफिकली अपना कोर्स डन करता है, दैट पाथ इज सेकुलर पाथ। सो एनीथिंग which is reason based, that is rationality, that is human existence is due to some reason, it is not due to something very divine, it is due to some reasons। तो जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए reasons को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, दैट इज rationality। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुपरस्टिशन, बाइगॉटरी, ऑर्थोडॉक्सी, इस तरह प्योरिटन कैरेक्टर, इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट पे नहीं करती। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस तरह से एक सेकुलर स्टेट होता है। आप भी ऐसा ही चाहेंगे। सपोज कीजिए मैं, मान लीजिए कि मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, सपोज कीजिए, तो मैं एक ऐसे स्टेट में ही होना चाहूँगा। स्टेट से मतलब यहाँ पे राज। मैं एक ऐसे स्टेट में, एक ऐसी कंट्री में ही होना चाहूँगा जहाँ पर मेरा सिलेक्शन इन पोजीशंस पे मेरा रिलीजन, मेरा रेस, मेरा कास्ट, मेरा जेंडर ये देख के नहीं हो, मेरा सिलेक्शन मेरी मेरिट्स को देख करके हो। ये देख करके हो कि मैं कितना कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं उस पोस्ट के लिए कितना सूटेबल हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी मेरिट्स देख करके वो सिलेक्शन किया जाए। तो नेचुरली फिर मैं एस्पायर कर सकता हूँ ग्रो करने के लिए। तो देन आई विल एस्पायर फॉर द ग्रोथ, देन आई विल डू हार्ड वर्क, देन आई कैन रीच दैट पोजीशन, देन आई कैन फुलफिल माई ड्रीम्स। सो दैट स्टेट विल बी बेस्ट स्टेट फॉर मी। वो नेशन मेरे लिए अच्छा है। लेकिन इमेजिन करिए कि एक ऐसा स्टेट है जिस पे, जैसे मान लीजिए इंडियन स्टेट की ही बात करते हैं, जिस पे इन्फ्लुएंस है रिलीजन का, रिलीजन। तो फिर सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन आता है, कौन सा रिलीजन? तो नेचुरली जिस रिलीजन को मेजॉरिटी पीपल, सपोज कीजिए कि जिस रिलीजन को मेजॉरिटी पीपल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें पॉपुलर इलेक्शन सिस्टम प्रिवेल करता है, वोटिंग सिस्टम है, तो फिर नेचुरली मेजॉरिटी वोट्स और मेजॉरिटी पार्टी ही रूल करेगी।
तो ऐसे में जो कम्युनिटी नंबर में सबसे ज़्यादा है उनके द्वारा जो रिलीजन प्रैक्टिस किया जा रहा है नेचुरली वो फिर इंडियन स्टेट पे हावी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हिंदुइज़्म ये हावी हो जाता है अगर इंडियन स्टेट पे, तो फिर ऐसे में जो स्टेट है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बायस्ड हो जाएंगी, वो पार्शियल वे में एक्ट करेगा, वो अनबायस्ड इम्पार्शियल नहीं रह पाएगा। तो ऐसे में अगर किसी तरह की पोस्ट आती हैं जजेस, सिविल सर्वेंट या किसी भी तरह की और पोजीशन है, तो वहाँ पर हो सकता है कि बीइंग सिक मुझे ये पोजीशंस डिनाई कर दी जाए, क्योंकि जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं वो रिलीजन से इंस्पायर्ड है, रिलीजन का इम्पैक्ट है, और रिलीजन किसी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का ही प्रिवेल करेगा स्टेट के ऊपर। ऐसे में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये इस केस में मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं सिखिज़म से बिलोंग कर रहा हूँ, सो देन माइनॉरिटी कम्युनिटी से वो अपॉर्चुनिटी डिप्राइव हो जाएंगी जो मेरिट के बेसिस पे उसे मिलने वाली थी, जजेस, सिविल सर्वेंट, बी इट एनी पोजीशन, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन हो, कुछ भी हो। तो फिर मैं ऐसे स्टेट में एस्पायर नहीं कर सकता फॉर द ग्रोथ। ऐसे स्टेट में मैं डिप्रिवेशंस झेल रहा हूँ, मुझे वंचित रखा जा रहा है बहुत सी संभावनाओं से, बहुत सी उपलब्धियों से, मैं पिछड़ता चला जा रहा हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं है। देन द मेजॉरिटीज अल्टीमेटली डूइंग atrocities on the minority. They are suppressing the minorities because minorities having no voice in the policies of the state. Why? Because there is no concept of secularism. So that will create naturally, that will create problem, that will create civil war. Because कभी ना कभी वो समय आएगा when the Muslims, when the Sikhs, Christian, they will fight for their aspirations, then there will be civil wars, there will be chaos in the country, problem create होगी, गृह युद्ध लगेंगे, समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये भी एक कारण था कि हमने सेकुलर स्टेट को प्रेफर किया। तो एक तरह से सेकुलर स्टेट लोकतंत्र के साथ जुड़ा रहता है, लिबर्टी के साथ जुड़ा रहता है, बहुत सी चीज़ों के साथ जुड़ता है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब हम शुरुआत करते हैं कि सेकुलरिज्म कहाँ से आया, सेकुलराइजेशन क्या है, सेकुलर स्टेट किस तरह से एग्जिस्ट कर गया, इस कंसेप्ट का कंसेप्चुलाइजेशन कब हुआ, किस दौर में हुआ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये फेमस कैसे हुआ और फिर आगे कैसे बढ़ा, इसको समझने की कोशिश अब हम करेंगे। देखिए, इसे भी हम मॉडर्न सेंस में अगर देखें तो ये एक मॉडर्न फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द मॉडर्न सोसाइटी, इसी कॉन्सेप्ट में हमें इसे देखना है सेकुलरिज्म को। तो फिर हम इसे भी वेस्टर्न रेनेसेंस के दौर से जोड़ करके देखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वेस्ट वर्ल्ड का रेनेसेंस पीरियड आप सब जानते हैं, इम्पॉर्टेंट है। पुनर्जागरण का दौर, रेनेसेंस, रीअवेयरनेस, रीअवेकनिंग, पुनर्जागरण, इसको हम उस पीरियड से जोड़ करके देखेंगे, सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को। क्यों जोड़ा है उस पीरियड से, क्या खासियत है, क्या सेकुलरिज्म भारत में उसके पहले नहीं था? तो देखिए, दो चीज़ों को आप ऑलवेज कंफ्यूज करते हैं, और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया के लिए ज़्यादा परफेक्ट वर्ड सेकुलरिज्म नहीं है, रिलीजियस टॉलरेंस है। जब हम रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। भारत में बिफोर द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम्स बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं प्लूरलिस्ट सोसाइटी के, रिलीजियस टॉलरेंस के। उदाहरण के तौर पर एलोरा की गुफाएं, द केव्स ऑफ एलोरा, 35 के अराउंड वहाँ पर केव्स आपको मिलेंगी। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई 5 केव्स, जैन धर्म से जुड़ी हुई, बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई,
12 केव्स हिंदू धर्म से, 17 केव्स बुद्ध धर्म से, 5 केव्स जैन धर्म से। तो आप देखिए हिंदू बुद्ध जैन एक साथ, विभिन्न मत हैं, केव्स एक साथ इस बात को प्रतिबिंबित करती हैं कि एक टॉलरेंस था डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लिए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए एक टॉलरेंस एग्जिस्ट करता है। यदि आप अशोक के एडिक्ट पढ़ेंगे, अशोक द ग्रेट, उसके एडिक्ट में आपको ये क्लियरली मिलता है कि वो यह कहता है कि रीजनिंग के बिना अपने धर्म को विशेष और विशिष्ट कहना, सर्वोत्तम कहना और दूसरे के धर्म को, उसकी मत को हीन भावना से देखना अनुचित है। रीजनिंग के बिना, तो वो रिलीजियस टॉलरेंस के कंसेप्ट से भी आगे गया। वो रीजनिंग की बात करता है। वो कहता है कि अपने धर्म को भी यदि आप सुप्रीम मान रहे हैं, बेस्ट वर्जन मान रहे हैं, तो उसके पीछे भी रीजनिंग होनी चाहिए। और दूसरे पर्सन, दूसरे रिलीजन को यदि क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो भी अनरीजनड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक रिलीजियस टॉलरेंस का कंसेप्ट यहाँ पर भी नज़र आता है। इस तरह से आपको समाज रिलीजियस टॉलरेंस के कंसेप्ट से सराबोर मिलेगा। समय आगे बढ़ता है जब मुस्लिम एडवेंट होता है इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। एडवेंट तो बहुत पहले है, मोहम्मद बिन कासिम के समय से। मैं जब पॉलिटिकली इंडिया में उनका कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा स्ट्रांगली, दिल्ली सल्तनत, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मिडल ऑफ द इन द लास्ट फेज ऑफ द 12th सेंचुरी महमूद गजनवी है, मोहम्मद घोरी है। मोहम्मद घोरी के बाद फिर उनकी कमान संभाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो उसके बाद से आप क्या देखते हैं कि जो मुस्लिम स्टेट अफेयर है वो वर्कआउट करेगा। जैसा कि लेवांत एरिया में, लेवांत का इलाका जो मेडिटेरेनियन सी का ईस्टर्न रीजन, दैट इज़ लेबनान, सीरिया, इज़राइल, ये सारा इलाका, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़, स्पेन, वेस्ट एशियाई मुल्क, जो कंसेप्ट वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वही भारत में एग्जिस्ट करेगा। कि यदि आप मुस्लिम डॉक्ट्रिन से अलग हैं, मुस्लिम रिलीजन से अलग हैं, तो आपको अपना रिलीजन एग्जीक्यूट करने की आज़ादी तो है, लेकिन उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज़ द जजिया टैक्स, बिकॉज आप सभी जिम्मी हैं। तो ये जिम्मी कंसेप्ट एग्जिस्ट कर गया कि आपको कन्वर्ट नहीं किया रिलीजन में, आपका इस्लामाइजेशन नहीं किया, आप एग्जिस्ट कर सकते हैं इस्लामिक स्टेट के अंदर, लेकिन फिर यू आर जिम्मी। और उसके लिए वो जिम्मी का स्टेटस ये है कि फिर आप 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के सिटीज़न हैं। आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यू हैव टू पे टैक्सेस, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जजिया टैक्स था। फिर तीर्थ यात्राएँ करने के लिए तीर्थ यात्रा महसूल दिया जाता था, रेवेन्यू, रिलीजियस पिलग्रिमेज टैक्स इसे हम कहते थे। ये स्टेट ऑफ अफेयर सल्तनत पीरियड में भी कंटिन्यू हुआ और ये मुग़ल पीरियड में भी कंटिन्यू हुआ इक्वल ज़ील के साथ। इसमें अंकुश लगाया अकबर ने। अकबर ने एक फ्यूजन इंड्यूस करने की कोशिश की दोनों धर्मों के बीच में, यूनिफाई करने की कोशिश की, एक कॉम्पोजिट कल्चर का विकास करने की कोशिश की। उसने तीर्थ यात्रा महसूल ख़त्म किया, उसने जजिया टैक्स ख़त्म किया। उसके पीछे क्या क्या पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस हैं वो तो हमने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन उसने डिपार्ट किया सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड में चलती आ रही इस पॉलिसी से। लेकिन अकबर के बाद वापस फिर से औरंगज़ेब के समय में ये पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली फॉलो हुई। वापस से वही चीज़ें हुई, टेम्पल्स को तोड़ा गया, धार्मिक आज़ादियों पर पाबंदी लगाई गई जो पहले से चली आ रही थी ड्यूरिंग द मुस्लिम स्टेट। इस तरह की चीज़ें एग्जिस्टेंस में आ गई। तो कुल मिलाकर के ड्यूरिंग दिस मुस्लिम पीरियड हो ये गया है कि कॉम्पोजिट कल्चर सिस्टम आपको नज़र तो आ रहा है। पॉलिटिक्स में भी डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाली पर्सनैलिटीज़ हैं, सोसाइटी में भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये हो जाता है कि स्टेट की एक क्लियर कट आइडियोलॉजी है कि अगर तो आप टैक्सेस से बचना चाहते हैं तो धर्म विशेष में कन्वर्ट हो जाएं, और यदि आप अपने धर्म को परस्यू करना चाहते हैं तो ये टैक्सेस हैं जो आपको पे करने हैं।
ताकि हम आपसे एक तरह की प्रोटेक्शन लिवाई ले रहे हैं, क्योंकि हम आपको और आपके रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको एक आज़ादी दे रहे हैं अपने धर्म को एग्जीक्यूट करने की। बाद में ब्रिटिश पीरियड आया, उन्होंने भी इक्वलिटी की बात तो की, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की, रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी कभी स्टेट एंड रिलीजन को, पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने लोगों को रिलीजन के हिसाब से ज़रूर अलग अलग कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉज, हिंदू पर्सनल लॉज, ये पहले एग्जिस्ट करते रहे अंग्रेज़ों के समय में। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों में मौलवीज़ और हिंदुओं में भी पंडित जो हैं अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करते हैं अपनी अपनी रिलीजियस बुक्स और डॉक्ट्रिन्स की, तो फिर इस हिसाब से उन्होंने बाद में उसमें एक अपना कलर फ्यूज़ कर दिया, एंग्लो मुस्लिम्स, एंग्लो हिंदू पर्सनल लॉज एग्जीक्यूट कर दिए। तो लोगों को उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी के आधार पर बांटा, सेपरेट किया, लेकिन रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करने का काम अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का कानून अंग्रेज़ों के समय में बना, जो भारत में चल रहा है आज भी। ऐसे में ये ब्रिटिश पीरियड की एक लेगेसी है जो आपको आगे आकर के इंडिया के सेकुलरिज्म में भी नज़र आती है, जिसकी वजह से रिलीजन और पॉलिटिक्स ओवरलैप करते हैं कई जगहों पर, और वो ओवरलैपिंग मैं आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। तो कंट्री में एक रिलीजियस टॉलरेंस का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था, लेकिन जब बात करते हैं सेकुलरिज्म से तो वो रिलीजियस टॉलरेंस का कंसेप्ट डिफ़र कर जाता है, और वो हमने आज समझना है कि आज के देश में हमारा जो, आज के दौर में हमारा जो देश है उसे हम रिलीजियस टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट में बेटर देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्योर वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे डिपार्चर्स हैं इंडियन सेकुलरिज्म में। तो फिर इंडियन सेकुलरिज्म भी अपने आप में एक यूनिक सेकुलरिज्म है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये भी इस बात की निशानी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली कॉपी नहीं करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, क्योंकि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय संविधान क्योंकि उन मुल्कों से, उनके संविधानों से उठाए हुए प्रावधानों से बना है, तो एक तरह से ये 60 मुल्कों से लिए गए संविधानों की कॉपी है। तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट्स, कंसेंसस अचीव किए गए, एकोमोडेट किए गए नए नए कंसेप्ट्स इंडियन, और फिर वो प्रावधान भारत की ज़मीन, भारत की समाज के मुताबिक, भारत की राजनीति के मुताबिक ढाल दिए गए और फिर उन्हें इस्तेमाल किया गया। हमारा सेकुलरिज्म इस बात को भी प्रमाणित करता है कि वो अलग है। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से ही कंसेप्ट्स आएंगे और इंडिया का एक यूनिक सेकुलरिज्म बनेगा, और वेस्टर्न सेकुलरिज्म को देखना यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए, रेनेसेंस के पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बिजनेस क्लास, मर्चेंट क्लास, ट्रेडिंग क्लासेस स्ट्रांगली ग्रो कर जाती हैं, और उसके पीछे की रीजनिंग क्या रहती है, उसके पीछे के कारण क्या रहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास होता है। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास होता है, बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जो पिछले लगभग 1000 से 1500 साल, लगभग 1000 to 1500 ईयर से यूरोप में चलाए जा रहे थे। तो रेनेसेंस का दौर ऑलमोस्ट 1350 से 1550 का पीरियड माना जाता है। फिर तो रेनेसेंस आगे बढ़ता ही रहा। तो लगभग 1350 सालों तक, फर्स्ट एडी से लेकर के इस समय तक, जो रिलीजन के बेसिस पर कई तरह की माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, कई तरह के सुपरस्टिशंस प्रिवेल कराए गए रिलीजियस क्लासेस के द्वारा। जिन रिलीजियस क्लासेस ने अपनी इन थ्योरीज़ को, अपनी फ़िलासफ़ीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए चर्च का सहारा लिया, जिस चर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता था उस समय के रूलर्स पे, यानी कि स्टेट पे। तो एक तरह से चर्च की मोनोपोली थी सोसाइटी पे बड़े स्तर पर, और रिलीजियस वेस्टेड इंटरेस्ट सुप्रीम थे उस समय में। प्रीस्टली क्लास अपने सभी के सभी वेस्टेड इंटरेस्ट, बाइबल की इंटरप्रिटेशंस अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए किया करते थे, लोगों को उसी मुताबिक ढाल दिया करते थे, समाज उसी मुताबिक
परिवर्तित कर दिया जाता था और समाज प्रश्न नहीं करता था। साइंस का, टेक्नोलॉजी का, न्यू आइडियोलॉजीज़ का विकास होने नहीं देते थे, सप्रेस कर देते थे, क्योंकि फिर वो चैलेंज करेंगे उन इंटरप्रिटेशंस को, उन वेस्टेड इंटरेस्ट को, उन डार्क एरियाज़ को वो ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और बाइबल के एक्चुअल मीनिंग को लोगों के सामने रखेंगे। तो फिर उन इंस्टीट्यूशंस की, उन रिलीजियस प्रीस्टली क्लासेस की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। लोग अवेकंड हो जाएंगे, जागरूक होंगे, प्रश्न करेंगे। वो ये नहीं मानेंगे कि धरती सौर मंडल का केंद्र है, सोलर सिस्टम का सेंटर अर्थ है, ऐसा लोग नहीं मानेंगे। जब उनके सामने रीजनिंग होगी, कॉपरनिकस के दिए हुए सिद्धांत होंगे, जब उनके सामने एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो प्रमाणित करेंगे कि जो कहा जा रहा है वो इस प्रमाण से प्रेरित है और ये प्रमाण खुद अभी अभी अभ्यास करके उभरा है, अनुसंधान से आया है, रिसर्च से आया है, प्रैक्टिकलिटी से आया है। और वो देखिए, आपको ये नज़र भी आ रहा है कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, सन। तो जब लोग यह देखेंगे कि सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जब लोग ये देखेंगे, जब गैलीलियो उन्हें अपने टेलीस्कोप से सैटर्न और उसकी रिंग्स दिखा देगा, तो लोग ये मान जाएंगे कि ये सब नेचुरल फिनोमेनाज हैं। ह्यूमन माइंड इज कैपेबल टू अनलॉक द मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर। सो ह्यूमन इज कैपेबल, ह्यूमन माइंड इज कैपेबल to understand the happenings around, to understand the phenomena, the concepts. Why water is flowing down from the mountain? Because woman is also, because the human is capable to understand the phenomena of gravity. तो जब ये उसे ग्रेविटी का कंसेप्ट पता है तो फिर उसके पास रीजनिंग है कि झरने, नदियाँ नीचे की ओर ही क्यों बहते हैं, सेब नीचे ही क्यों गिरा। वो इसे फिर कोई डिवाइन एक्ट नहीं मानेंगे, वो ये मान जाएंगे कि यस, दिस इज फिनोमेना ऑफ नेचर बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल इफेक्ट। जब वो ये मानेंगे कि भाई एस्ट्रॉइड्स आते हैं पृथ्वी की ओर, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जिसकी वजह से वो फिर बर्न हो जाते हैं, पृथ्वी को छू नहीं पाते हैं, ये उनके पास रीजनिंग होगी। वर्षा क्यों होती है, उनके पास एक रीजनिंग होगी कि हीट है, इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है तो क्लाउड्स बनते हैं और फिर अल्टीमेटली रेनफॉल होता है। प्रत्येक चीज़ के लिए उनके पास एक कारण होगा, तथ्य होंगे, जिन तथ्यों से सभी घटनाएं प्रमाणित होंगी। ऐसे में कोई भी पर्सन इन इवेंट्स को, इन एक्टिविटीज़ को अपने अधीन नहीं कर लेगा अपनी दी हुई डॉक्ट्रिन्स के माध्यम से, अपने बताए फिनोमिनास के माध्यम से, तो वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रेनेसेंस का दौर स्ट्रॉन्ग दौर माना जाता है रीजनिंग, लॉजिक्स की ग्रोथ के लिए, रैशनैलिटी की ग्रोथ के लिए। लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू किया और साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ ख़ास तौर पर लोगों ने ह्यूमन माइंड पे ज़्यादा रिलाई करना शुरू किया और उसने देखा कि मनुष्य अपने परिश्रम से, अपने सामर्थ्य से सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है। सभी प्रश्नों का मतलब अब ये नहीं कि आप सभी प्रश्न पूछ लें कि सभी प्रश्नों के तो अभी उत्तर नहीं मिले। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले वह भी एक तरह से उत्तर ही है, क्योंकि वह प्रश्न भी इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन माइंड यहाँ तक जाने के लिए सक्षम है कि वो ऐसे प्रश्न भी खड़े कर रहा है जिनके अभी उत्तर नहीं मिले। यह भी अपने आप में मनुष्य के इस मस्तिष्क का एक करिश्मा ही है कि उसके सामने कुछ ऐसे प्रश्न भी उसने खड़े कर लिए हैं जिनके उसके पास अभी उत्तर नहीं है, जिन्हें वो तलाश लेगा। तो मनुष्य सक्षम है अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, समझने के लिए, इन प्राकृतिक नियमों को समझने के लिए। और जन्म मरण के पीछे प्रकृति है, नियम है। हर चीज़ के पीछे बीमारी हुई है तो उसके पीछे कारण है। ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, कारण है। बहुत सारे जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं,
फंगस है, बहुत कुछ है, प्रोटोजोआ है। ये सब तब हुआ जब साइंस रीजनिंग ग्रो हुई। और फिर जब ये हैं तो इनके एंटीडोट भी हैं, वैक्सीन्स हैं, दवाइयाँ हैं। तो लोग फिर साइंस के प्रभाव में आए, इसके झुकाव में। वो हर चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट जानना चाहते थे, रीजनिंग को, लॉजिक्स को, रैशनैलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते थे। ये एक महत्वपूर्ण देन है रेनेसेंस पीरियड की। बड़े स्तर पर इसी के आधार पर फिर ग्लोबल लेवल पे मैप्स डेवलप किए गए पूरे ग्लोब के। पृथ्वी गोल है, ये कंसेप्ट महत्वपूर्ण हो गया। ऐसा नहीं था कि भैया अब आप शिप लेकर के जाएंगे तो फिर पृथ्वी टेबल की तरह है, एक पॉइंट पे जा कर के शिप नीचे कहीं गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। पृथ्वी गोल है, आप जाइए। कोलंबस ने कहा कि वेस्ट में जाके ईस्ट में पहुंचा जा सकता है, तो ठीक है, वेस्ट में जाइए, चक्कर काट के ईस्ट में चले जाइए। इसी वजह से वो इंडिया ढूंढने निकला था और वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचा, सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड से होते हुए। तो कुल मिलाकर के जब ये मैप्स बने, नेविगेशन के नए रूट्स बने, नए तरह के नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, वैश्वीकरण बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, विश्व स्तर पर जो एक लोकलाइजेशन हो रखा था वो टूटा, लोग लोगों से मिलने लगे, सामान आने जाने लगा एक जगह। अब आप कहेंगे इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले भी था। मैंने क्या कहा कि एक दौर डार्कनेस का आ गया था जब ये सब रोक दिया गया था। हालांकि इसके पहले भी था, ग्रीक समाज, रोमन समाज के भारत से व्यापारिक संबंध थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। सिल्क रूट इस वजह से मशहूर है किसी ज़माने से। तो कुल मिलाकर के नए तरह से फिर से व्यापार स्थापित हुआ, लोग एक दूसरे से मिलने लगे, संबंध स्थापित होने लगे। तो कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, ट्रेड एंड कॉमर्स, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, एक कंट्री में ही एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक रीजन में ही एक सिटी से दूसरी सिटी, एक सिटी में ही एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ट्रेड बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा, नई क्लासेस एग्जिस्टेंस में आई, उनके पास वेल्थ आई, नए प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एग्जिस्टेंस में आए, साइंटिस्ट कम्युनिटीज़, मेडिसिनल प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एग्जिस्टेंस में आए, ग्रो हुए, मर्चेंट्स ग्रो हुए। और जो पुराना एक सिस्टम था जिसमें द फ्यूडल लॉर्ड, जो बहुत बड़ा लैंडेड एरिस्टोक्रेट है, बहुत बड़े बड़े मैनोर्स पे उसका कब्जा है और एक मैनोरियल सिस्टम है, लोगों को अपना स्लेव बना रखा है। और लोग अंधविश्वासी हैं, प्रश्न नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रीस्टली क्लास है उसने रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस कुछ इस तरह से की हैं कि लोगों का विकास ही नहीं होने दिया, तो लोग दासता को स्वीकार कर रहे हैं। तो वो रिलीजियस प्रीस्टली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है उस किंग के लिए, उसके रूल को वो लेजिटिमेट करती हैं कि डिवाइन पावर्स इस किंग के पीछे हैं, ये डिवाइन ओरिजिन से आता है। फिर लोग किसी भी तरह का कर देने के लिए, किसी भी तरह से दासता स्वीकार करने के लिए राज़ी हैं, क्योंकि वो प्रीस्टली क्लास उनसे ऐसा करा रही है, क्योंकि लोगों को धर्म के बंधनों में बांध दिया गया है। और यहाँ पर धर्म का उपयोग किया जा रहा है उन्हें अंधविश्वासी बनाने के लिए, उन्हें नाकारा बनाने के लिए, उन्हें विकास नहीं करने दिया जा रहा है। एक ऐसा समाज एग्जिस्ट कर रहा था, दैट इज़ द फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, सामंतवादी समाज, जिसमें शक्तिशाली बड़ा कमज़ोर और छोटे का शोषण कर रहा है, जिसमें एक शासक वर्ग ऐसा है जो सभी की तरह के रिसोर्सेज कंसंट्रेट करता है और बाकी सभी लोग उसके दास की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऊंच नीच का भेद है, बड़े छोटे का भेद बहुत ज़बरदस्त है। एक सामंतवादी समाज है, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है। जब रेनेसेंस का दौर आया तो एंटी फ्यूडल स्ट्रगल्स हुए, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हुई यूरोपियन सोसाइटी में। और इसी एंटी फ्यूडल स्ट्रगल में, इसी एंटी फ्यूडल रिवॉल्ट कह लेते हैं आप, एंटी फ्यूडल रेवोल्यूशन कह लेते हैं आप, इसी दौरान सेकुलरिज्म के नए मॉडर्न कंसेप्ट्स भी एग्जिस्टेंस में आए। ये क्यों आए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मैंने अभी बताया कि ग्लोबलाइजेशन हुआ ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी।